So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number 7. Now it's time for your evaluation, uh, and the topic is group discussion. ठीक है, उस पे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक क्यूरी जो समर की तरफ से अक्सर मुझे आ रही होती है, वो है नोट से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, कि वो डाउनलोडेबल नहीं होते या विजिबल नहीं होते। तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, कि उनको किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रा इसके ऊपर 2-3 मिनट में आपको ब्रीफिंग दे दूँ, तो फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। सर मॉड्यूल 1 और 2 स्पेसिफिकली। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट LMS, ठीक है, इसमें आप ट्रेनिंग में चले गए। ठीक है, आप अपने कोर्स पे चले गए। जो आपका अपना कोर्स है वो डिस्प्ले हो रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे हम ऑल करते हैं और यहाँ पे हम अपनी ट्रेनिंग पे चले गए जो हम ले रहे हैं अभी। ये इंटरनल ऑडिटर का ये वाली ट्रेनिंग है आपकी जी। अब आप देखें ना, इसमें जो कोर्स कंटेंट सेव होते हैं ये दो तरह के से होते हैं। एक तो इसके अपने अंदर डॉक्यूमेंट्स सेव होते हैं जो मैं नोट्स वगैरह अपलोड करता हूँ, और एक होते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर। ठीक है ना, गूगल ड्राइव की भी मेरे पास प्रीमियम स्पेस है 2 TB की। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो इसलिए फिर मैंने उसको सेव करना होता है क्लाउड के ऊपर। तो अब जैसे मिसलन मॉड्यूल 1 है, अब मिसाल के तौर पे आप मॉड्यूल 1 के ये जो लर्नर नोट्स हैं, ठीक है, अब आप इसको क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये इस तरह आपके सामने डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब ये जो नोट्स है ना, जिसमें आपके सामने इस तरह ये नोट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, इस एरो को आप ये जो आपका प्लस और माइनस है, ये इसको enlarge, जूम इन और जूम आउट कर देता है। और ये जो नीचे आपको एरो नजर आ रहे हैं, ये नेक्स्ट पेज के लिए, ठीक है, और ये बैक पेज के लिए। और ये वाला जो साथ आपको एरो नजर आ रहा है ना, ये दिस इज डाउनलोड कंटेंट। ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे ये वाला एरो होगा। ठीक है, तो ये मतलब है कि इस LMS के अंदर पड़े होते हैं डॉक्यूमेंट। आप जितनी दफ़ा मर्जी चाहें यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे, मे बी जब आप इसको वो जूम आउट करके देख रहे हो, इस तरह आपको नज़र आ रहे हो, तो आपको लगे कि ये रीडेबल नहीं है, आप इसको इनलार्ज कर लें। ये प्लस का आप क्लिक करेंगे ना, तो जितनी मर्जी स्क्रीन चाहें आप इनलार्ज कर सकते हैं, और ये फिर इजीली रीडेबल होंगे आपके। और यहाँ से ये जो एरो नीचे नज़र आ रहा है आपको, डाउन एरो, ठीक है, इस पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इजीली डाउनलोड हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है इसको, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरे जो सेव होते हैं कोर्सेज, मतलब इस तरह नोट्स, वो किस तरह होते हैं, मिसाल के तौर पे अब जैसे ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, मॉड्यूल 1 की प्रेजेंटेशन ले लेते हैं हम। ठीक है ना, डे 1 प्रेजेंटेशन, हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से ये गूगल ड्राइव पे सेव हुई हुई है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको देखें, आपको एरो नज़र नहीं आ रहा नीचे किसी किस्म का। ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको इस तरह डिस्प्ले हो रही होगी, और ये प्लस और माइनस का आपको नज़र आ रहा होगा। जो फिट टू विड्थ, अगर आपने इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है तो इसको आप प्लस करेंगे तो ये एनहेंस हो जाएगा और आपको क्लियर नज़र आएगा। अब इसको आपने कैसे डाउनलोड करना है, इस तरह की जो प्रेजेंटेशन जो गूगल ड्राइव में होती हैं, ये राइट साइड पे आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक मतलब है कि गूगल ड्राइव के अंदर चले जाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे जब जाएंगे तो ये ऊपर एरो का बटन आपको नज़र आ रहा होगा डाउनलोड का। यहाँ से जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी पूरी प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, तो फिर आप उसको डाउनलोड, जैसे ये देखें ना डाउनलोड होगी ऊपर, तो ये यहाँ पे मैं अगर इसको, ये डाउनलोड होगी मेरे कंप्यूटर के अंदर, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये अब मेरे कंप्यूटर में ओपन होगी। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ये देखें ना, ये कंप्यूटर के अंदर ओपन हो रही है पूरी प्रेजेंटेशन आपको। यहाँ पे डाउनलोड होके हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है ना, कोई चीज़ भी आप मिसिंग नहीं होगी, और आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं, और आप इजीली इसको जो है ना अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से डाउनलोड होते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब बाज़ का ये होता है कि इसकी विजिबिलिटी, जब इसको जूम आउट नहीं ना करते इस तरह, तो फिर विजिबिलिटी थोड़ी मतलब डाउन होती है, क्योंकि ये बिल्कुल जूम अगर माइनस में हो, बहुत नीचे हो इसका लेवल, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है देखने में।
लेकिन अमूमी तौर पे ये होता है कि जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डॉक्यूमेंट नजर आता है जैसे होता है। क्लियर हो गया जी। दो तरीकों से जो है ना डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक वो नीचे डाउन एरो आ रहा होगा, अगर वो एरो जिसके साथ है वो वहां से डाउनलोड कर लें। अगर वहां पे नहीं आ रहा तो राइट साइड पे ऊपर ये देखें, ये वाला एरो आपको नजर आ रहा होगा ना। जब आप भी अपने डॉक्यूमेंट पे जाएंगे ये एरो आपको नजर आ रहा होगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे इजीली, ठीक है ना। तो इस तरह आप ये पूरा मतलब सारा मतलब कोर्स का मटेरियल आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गई ये चीज़। अच्छा, इसको करते हैं हम क्लोज और हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है जी। एक सेकंड, जस्ट गिव मी सेकंड, और उसके बाद हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। चलें जी। So, gentlemen, this is time for your test. So, I hope you are prepared for this mentally. इसलिए पहला सेशन मैंने आपको करवा दिया ताकि आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म हो जाएं, अपना माइंड कलेक्ट कर लें, एंड आई होप यू आर रेडी टू स्पीक। सो जो हमारा रूल है, द रूल इज दैट एवरी कैंडिडेट हैज़ टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश, you know, is a universal language, and in your professional career you have to use this language. So I would like if anyone out of you try to speak in English, that would be better, but that is not compulsory. If you do not feel easy to convey your message or explain the things in English, then you can use the Urdu as well, mixed language like English and Urdu. So that is allowed, but preferable is English. I would like everyone out of you should speak in English, and they should respond as per the requirements. The rule for these evaluations, I would like to again repeat this, that you will be given at least 3 to 5 minutes. Okay, you will be given a topic from the agenda points as I already have informed you, and you have to speak, you have to explain that point in your own words. I do not want a bookish or notes type rata system. You are not required to explain bookish words, but you have to explain the concept in your own words. Okay, so are you ready? So, gentlemen, let's move to the first candidate. So, Mr. Summer, are you ready? Can we Yes, start? sir. Yes, sir. Okay. So, Mr. Summer, can you please explain us to all of the other colleagues as well about the structure of ISO management standards? What is the structure of ISO management standard? Please, your time is start. Okay, sir. Thank you so much. ISO. Uh, First, I would like to give an introduction of ISO. ISO it is an international organization for standardization, and its head office in Geneva in Switzerland. It was formed in 1947, and it has 170 plus member countries. And currently, it has published more than 25,000 standards. As far as it concerns the structure of ISO standards, uh, these are very unique standards that all mostly these standards have same higher level structure. In its structure, there are 10 clauses. Uh, uh, the first clause is about scope, which define the intent of the scope. And the second clause is the normative reference, which lists the standards. And third is terms and definitions, which provides the terms and definition which will be used within that standard. Fourth is context of the organization. In this clause, we try to understand the internal and external interested parties and their needs and expectations,
and context of the organization. Fifth clause is leadership and its commitment, that how the leadership is committed towards implementing this management system. And six is planning, that how you are going to plan overall whatever standard you are going to implement. It will include policy making, objective plannings, and other similar things which comes under planning umbrella. Seventh is very important. These support clause, which has which covers the competent staff, resources, awareness, communication, internal, external, or documented information. It all covers in support clause, which is clause number 7. The first three clauses were non-auditable clauses, which were actually introduction to that standard. And clause number 4, 5, 6, and 7, these four clauses comes under planning part of PDCA cycle, which is the basic foundation for every standard which is used in all ISO standards. With reference to structure, the eighth clause is operations and control. This is the backbone of every clause of every ISO standard, that this is the part where you are going to implement your all of plannings, and you are actually doing what you have planned in later earlier parts of the first clause number 4, 5, 6, and 7. After that, the clause number 9 is about performance evaluation, where you do internal audits and you do monitoring and measurements, and then you sit and gather with management and to review that how you have been able to achieve the objectives, how have you been able to meet the company's guidelines or their business objectives. And if there are conformities or non-conformities, you will be correcting it in clause number 10, which is improvement, where you are addressing the NCs and you are planning for continual improvement process. And thus, this clause number 8 comes under D portion of PDC cycle. Clause number 9 comes under C portion of PDC cycle, and clause number 10 comes under Act A portion of PDC cycle. Yes. That's all from my side. Wonderful. Excellent. Zabardast. MashaAllah. Great explanation. And really appreciate you for this thorough and very comprehensive explanation of all the structures. Thank you very much. So, gentlemen, Thank you, sir. coming to the next, our esteemed colleague, Mr. Tahir Latif. Are you ready? Mr. Tahir Latif, are you ready for the discussion? Kindly give your response. Yes, sir. Okay. Yes, Okay. already, sir. Thank you. So, Mr. Tahir, you have to explain us and all the colleagues, including me, what are the environmental aspects and their impacts. You should explain with some examples. Try to give as more examples as you can give, so that including me, every participant, every colleague should be able to understand. Like, you are a trainer, you are a tutor, and you have been assigned a task that you need to make the learners understand about the environmental aspects and impacts. So please start. Your time is start. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि माहौल के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से जो है ना वो इशू क्रिएट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे इमिशंस हैं, इमिशंस जैसे कि डीजल जनरेटर से इसकी स्टैक से जो इमिशंस जनरेट हो रहे हैं,
फिर इसके अलावा बॉयलर की चिमनी से, बॉयलर स्टैक से एमिशन जनरेट हो रहे हैं। अब ये जो एमिशंस हैं ये फिर इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे, और ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हो सकती हैं, जैसे कार्बन मोनो, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसके ये एक हम देखते हैं हर फैक्ट्री में, हर इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हमें ये एमिशंस नजर आते हैं। फिर इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जहाँ पे प्लांट्स लगे हैं, अब ऑब्वियसली प्रोडक्शन से जो प्रोसेस वेस्ट है, या इवन की इंडस्ट्री में जो सीवेज वेस्ट है, तो ये जो प्रोसेस वेस्ट वाटर है ये भी एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है, और इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए। इसकी ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो इसके अलावा कुछ जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब में जो ईपीए पंजाब है, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसी, तो ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये एक एक्सटर्नल इशू में आ जाएगा। और फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो सकते हैं। अब जैसे कि मे बी कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसी एरियाज में होंगे जहाँ पे बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, तो ऑब्वियसली उसका भी असर पड़ेगा। तूफान आ जाते हैं, इवन कि जब अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें तो रेत के तूफान उड़ते हैं, तो ये भी एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो सकता है, जिसका फिर वो जो है वो प्रिवेंटिव एक्शन इसके लिए जा सकते हैं। यस, तो ये हीट अ, एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो सकता है आपका, और हीट हो सकता है, नॉइस हो सकती है, टेम्परेचर। यस, ऑब्वियसली नॉइस है। जी जैसे, जी जी बिल्कुल सर, टेम्परेचर। अब जैसे हमारे फूड फैक्ट्री, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे जो ओवन लगे हैं, तो ओवन एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। फिर उसके एग्जॉस्ट के लिए एग्जॉस्ट फैन लगे हैं। फिर इसके अलावा जो एयर कंप्रेसर्स हैं उनकी जो है वो नॉइस है। और ये नॉइस जो है ना, एक तो ये इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो सकता है, और अगर हीट ज़्यादा है और या नॉइस ज़्यादा है तो फिर वो हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू भी बन सकता है। यस, वेरी गुड, जबरदस्त, well done, well done. Yeah, great. So you have explained well about the environmental aspects. I hope with this discussion, candid and extensive discussion, all the other participants and colleagues would have some benefit of all this understanding. बिकॉज जो मकसद है इस डिस्कशन का वो सिर्फ यही नहीं है कि मतलब आपको एक स्टूडेंट्स की तरह आपका टेस्ट लेना, मकसद ये है कि आपको मोटिवेट करना सो दैट यू स्पीक अप and explain your knowledge and get confidence in yourself। ठीक है, तो मकसद मकसद कोई आपको खुदा ना खास्ता किसी को लेट डाउन करना या फेल करना या इस टाइप की चीज़ नहीं है। दिस इज जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस दैट यू हैव टू interact with your leadership while working. You are a professional and you have to elevate to higher position in coming days. So you have to interact with the directors, senior managers, and even maybe you have been given some task to interact with outside companies, CEOs, directors, etc. You have to make some presentation with them. So this is the reason that we have placed this activity so that you get confidence of all your knowledge, that you are knowledgeable and you can explain. So thank you very much, Mr. Tahir. So coming to the next candidate, अब हमारे पास हैं असदुर रहमान। असद, are you there? जी असद। जी सर। ओके। जी जी सर। ओके असद, आई गिव यू ए चॉइस कि आप अपनी मर्जी का कोई टॉपिक सिलेक्ट करें एंड उस पर रोशनी डालें और हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ठीक है।
ठीक है, जी, देखे मैं सरप्राइज आ गया ना। आईएसओ 14,000, जी जी, आईएसओ 14,001 के बारे में बता देता हूँ श्योर श्योर। कि क्लोजिस और बस आप अपनी मर्जी का टॉपिक सिलेक्ट कर लें, आईएस, ये चॉइस मैंने आपको दी है, ठीक है ना। सो ये सरप्राइजिंग था, जी आपको तो नहीं पता था ना कि आपको ये चॉइस मिलेगी, बट आई नहीं, आई होप मुझे कि मुझे आपने नहीं था। प्रिपेयर किए होंगे बाकी टॉपिक भी, बट दिस इज माय वे, दिस इज माय मेथड कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी देता होता हूँ स्टूडेंट्स को। सो दिस इज, शुक्रिया यू सर। शुड फील हैप्पी मैं जिस पे आपको परेशान था ग्रिप है ना। सवाल को लेके। यस, जिस जी टॉपिक जी पे आपको थोड़ी ग्रिप है ना, उसी पे एक्सप्लेन कर दें हमें जरा, उसी का नॉलेज हमें दे दें। नॉलेज आपने इस तरह देना है जैसे हम स्टूडेंट हैं और आप ट्रेनर हैं, ठीक है। इस तरह एक्सप्लेन करना है कि मतलब हमें उसकी जी समझ जी, आए, अगर हमें समझ नहीं आई तो हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे फिर, ठीक है। सो गो अहेड प्लीज ठीक है, स्टार्ट अप। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले आईएसओ की बात करते हैं। आईएसओ एक प्राइवेट इदारा है, और ये मुख्तलिफ संतों और जो लोग मसनूआत बनाते हैं उनको कुछ स्टैंडर्ड मेयारात देता है, ठीक है, जिन जिन पे अमल करके वो अपनी क्वालिटी और हेल्थ सेफ्टी को बेहतर बना सकते हैं, प्रोडक्ट। और इनका एक आईएसओ है 14,001, जो बात करता है इस पे इन्वायरमेंट पे, ठीक है। और इन्वायरमेंट पे बात करता है। उसके पहले क्लोज है जो उसका, उसके अंदर मुलाजमीन की सेहत और काम की जगह की हिफाजत को बेहतर बनाना है। और उसके दूसरे दूसरे नंबर जो क्लोज है, उसके अंदर उसके अंदर क्या दूसरी जो इसकी है क्लोज, इसमें मेयारात और कागजात के हवाले से है, समझना और उस पर उसको डॉक्यूमेंट्स लेके को, चलना। डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल जी करना, फिर उसके जी, जी फिर डॉक्यूमेंट कंट्रोल। ट्रेनिंग, लीडरशिप प्रोवाइड करना, पॉलिसी देना। मतलब है कि क्लास अगर आप सीक्वेंस में स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन टेल अस के जी ये 10 क्लासेस का स्ट्रक्चर है तमाम आईएसओ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का, इंक्लूडिंग जो है वो 14,001 जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। हाँ, उसमें जो पहली जो 3 क्लॉजेज होती हैं वो बेसिकली इंट्रोडक्शन पे होती हैं, जिसपे आपको इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया जाता है और स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है कि आईएसओ ने कैसे डेवलप किया, इसमें क्या किस तरह कमेटी बनी, इसका स्कोप क्या होता है, इसमें टर्म्स एंड डेफिनेशन कौन कौन सी हैं, इसमें नॉर्मेटिव रेफरेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है ना। मतलब शुरू में जो शुरू की 3 क्लासेस होती हैं ये बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए होती हैं, ठीक है। और आगे फिर स्टार्ट हो जाती है आपकी और क्लास। पांचवें नंबर पे लीडरशिप क्या आ जाती है, लीडरशिप वर्कर। और पांचवें नंबर पे, जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बोले बताएं। और जो छठे नंबर पे है वो प्लानिंग पे होती है, मंसूबाबंदी। अच्छा, लीडरशिप का उसके थोड़ा अंदर मुझे बताएं ना, लीडरशिप किस तरह मतलब है कि इन्वायरमेंट को बेहतर करने में किस तरह रोल प्ले करती है, क्या क्या करना चाहिए उसको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए क्या काम करने चाहिए। मतलब इतना तो हमें पता चल गया कि ये क्लास जो है लीडरशिप से रिलेटेड है, लेकिन लीडरशिप रोल कैसे प्ले करेगी ये भी जरा बता। सर, जैसे मैनेजर्स लेवल होता है और एक वर्कर्स लेवल है, क्या उनका है, मतलब मैनेजर लेवल लीडरशिप में आ जाते हैं। और हम्म वो आगे वर्कर्स को लीड करेंगे। और हम्म। यही चीज है इसके अंदर। हाँ नहीं, वो वर्कर्स को लीड करेंगे, वो पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है ना, जी, और उसके अलावा और वो मतलब है पुलिस कि पे अमल दरामद करवाएंगे वर्कर रूल्स की। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की। फिर मतलब उनके जो जिन लोगों ने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में काम करना है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाएंगे, उनको अकाउंटेबल भी ठहराएंगे ना। मतलब आपको अगर आपकी मैनेजमेंट कहती है कि जी आपने डेली जो है वो फलां डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है ना, उन्होंने आपको एक चेकलिस्ट थमा दी है, तो मतलब है कि वो आपको सिर्फ टास्क ही नहीं दिया बल्कि ये भी आप वो चेक करेंगे कि क्या ये काम आप कर भी रहे हैं डेली बेसिस पे या नहीं कर रहे। तो लीडरशिप का बेसिकली रोल ये होता है कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करती है, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, लीडरशिप पॉलिसी देती है, ऑब्जेक्टिव सेट करती है, ठीक है, रिसोर्सेज आपको ट्रेनिंग, आपके लोग, पैसा, ये सब लीडरशिप प्रोवाइड करती है।
तो लीडरशिप जो है ना वो बेसिकली सेंट्रल क्लास सेंटर में होती है, मतलब पूरी बाकी क्लासेस उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह बड़ा हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव इस रोल होता है लीडरशिप का किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि वर्कर को विजन देती है, हम्म। और कम्युनिकेशन, और ये भी हो सकता है इसके अंदर। मुझे लगता है कि आपने जो है ना वो सही तरीके से नोट स्टडी नहीं की है, सच्ची सच्ची बताएं ईमानदारी से, की है कि आपने कि नहीं की। सर मैंने ना ऑफिस टाइम में बैठ निकाला। के ना अभी मैं लेट ऑफिस से आया हूँ। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ता था। मैं सही। 9 बजे घर आया हूँ वापस। नहीं वो पता क्या, देखें ये जो एलएमएस है ना, सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि जी जी। ये पहले नहीं था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ये पिछले 2-3 महीने में जब से मैंने इसको स्टैब्लिश किया। बिफोर दैट मुझे इसी तरह आप जैसे जो दोस्त थे वो बार बार कहते थे कि सर हम हमें हमारे मतलब है कि व्हाट्सएप में जो आप भेजते हैं कभी फलां हमारी प्रेजेंटेशन नहीं होती, वो मुझे बार बार मैसेज आ रहे होते थे कि सर फलां मेरी प्रेजेंटेशन नहीं है, फलां नोट्स किधर हैं, फलां रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही मुझे, मैं क्या करूं, मेरा टेस्ट आ गया, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मैंने कहा यार मतलब है कि उनको भी बेचारों को प्रॉब्लम होती है और मुझे भी ये बार बार जो है ना वो तंग करते हैं। तो बजाय इसके कि मतलब हम एक यूनानिमस सिस्टम ऑर्गेनाइज कर लें जिसमें जो लर्नर्स हैं उनको ये कम से कम बहाना ना मिले कि जी हमें नोट्स नहीं मिले या हमें जो है वो नहीं, आप आपको कट नहीं करना, आप अभी जारी हैं। असद आपने अभी बोलना है, अभी आपने हमें लीडरशिप का बताया, अभी आपने हमें प्लानिंग का बताना है। प्लानिंग में प्लानिंग से इन्वायरमेंट की प्लानिंग कैसे करनी है आपने, बेशक उर्दू में ही बताएं, पंजाबी में बता दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट हमें समझाएं, हमें बताएं कि प्लानिंग में आप क्या करेंगे। आगे चलें प्लीज बताएं। जी सर। जी। बोले बोले, कोई गाना सुना दो यार। आता है गाना। 10 नंबर जैसे मिल जाएंगे अब आपको ऐसा गाना तो हो रहा है ना, सुनाने इसको रिकॉर्डिंग है मुझे काट दीजिएगा। नहीं, नहीं। मैं ट्राई इंशाल्लाह करता हूँ। और नहीं, ये काटने वाली चीजें नहीं होती, ये क्लास की मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए होती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। ये कौन सा हमने जो है ना वो कोई कि अमेरिका में भेजनी है, ये हमारी इंटरनल मतलब सेफ्टी काउंसिल वालों को आप बेफिक्र रहिए, ये रिकॉर्डिंग नहीं मैं भेजता, मैं आपके सिर्फ रिजल्ट भेजूंगा। अच्छा चलें जी। जी ठीक हो गया। प्लानिंग के बारे में हमें बताएं ना कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आपने बेहतर करना है अपनी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को, तो उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आप जहन में लाएंगे, ज़रा थोड़ा सा अगर आइडिया है तो बताएं ना, हमारे साथ शेयर करें प्लानिंग में। सर मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं 10 मिनट आप कुछ लेक्चर देने में, उसके बाद बता दूंगी। मैं उतनी अच्छा देर सोच लूँ। चलें चलें, अगर आप ठीक सुन हो लें गया। फिर ठीक है ना, मैं आपको प्लानिंग बता देता हूँ। जी जी। आप ठीक है। सुन लें, फिर आप जब सुन लेंगे ना तो फिर उसके बाद आपने मुझे बताना है, ठीक है ना। तो प्लानिंग में बेसिकली ठीक हो हम ये देखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, जो इन्वायरमेंट को रिस्क हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। मसलन कहीं अगर हो सकता है हमारे प्लांट के अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है डस्ट कहीं से प्रोड्यूस हो सकता है कोई जाहिर है आप इतना बड़ा प्लांट होता है उसके अंदर बेशुमार प्रोडक्ट्स की बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं जो वेस्ट की शक्ल में आप उनको डंप करते हैं, स्टोर करते हैं। तो वो कहीं पे अगर आपने स्टोरेज उनका सही नहीं किया तो उसकी वजह से वहाँ पे मतलब है कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो इन्वायरमेंट की। आप कोई पानी यूज़ करते हैं अपनी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो पानी जो है वो केमिकल्स वाला हो जाता है, उसमें केमिकल मिक्स हो जाते हैं, तो वो पीने के काबिल तो नहीं रहता ना, वो यूज़ करने के काबिल होता है, ठीक है ना, तो वो रिस्क बन जाता है ना। तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं उसमें पहले, और फिर उनको कंट्रोल करने की प्लानिंग करते हैं हम, जिसमें हम क्लास 4 का बैकग्राउंड लेते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि हमें मेन मसला क्या है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। मसलन अगर फ़र्ज़ करें जैसे मिसाल के तौर पे आप फैक्ट्री के मॉल से अगर ऊपर निकल आए पंजाब पे आए, जो स्मोक का मैटर चल रहा था पिछले दिनों बहुत ज़्यादा था, जिसमें स्मोक एक रिस्क, एक मतलब इन्वायरमेंटल रिस्क के तौर पर, क्योंकि उसका इंडेक्स इतना हाई हो जाता था कि वो मतलब है कि डेंजरस हो गया इंसानों के लिए। तो अब क्या होता है कि अब इस सूरत में फिर आपको प्लान करना पड़ता है
कि इससे जान कैसे छुड़ाएं इस रिस्क से, ठीक है ना। तो उसके लिए जो प्लानिंग होती है, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज जो हुकूमतें फिर लगाती हैं जी के जो फैक्ट्रियां आग जलाती हैं उनको बंद कर दो, उनके ऊपर फाइन करो, लोग ईंटों के भट्टों को बंद कर दो, ठीक है ना, ये नहीं करो वो नहीं करो, वो जो जितने सारे स्टेप्स होते हैं वो प्लानिंग का पार्ट होते हैं, ताकि इन्वायरमेंटल जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको बेहतर किया जा सके, ठीक है ना। तो प्लानिंग में हम ये काम करते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज का मैंने आपको बता दिया। क्लास 7 जो है वो बेसिकली लीडरशिप जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मतलब कि इन्वायरमेंट, अगर हमारी कंपनी के अंदर इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत है तो उसके लिए सैलरी तो मैनेजमेंट ने देनी है ना, मैं और आप तो नहीं दे सकेंगे ना। तो वो बजट अप्रूव करना, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए अगर कोई वहाँ पे वेंटिलेटर की ज़रूरत है, कोई वहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम लगाना है, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी प्रॉब्लम है आपके प्लांट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, आप वैसे करते क्या हैं, क्या जॉब है आपकी मिस्टर असद? जी असद, आप मौजूद हैं यहाँ, चले गए जी हैं? जी, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। माइक बंद था, माइक ऑन से। अच्छा अच्छा अच्छा। सर चलो मुझे लगा था, आप लेकिन माइक ये बंद बताओ कि ऑन आप था। करते क्या अच्छा। हैं, जी जी, जॉब क्या सर करते हैं? वैसे मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करता हूँ, और ऑटो कैड का, और साथ में अभी एचएससी का काम संभाला था साथ में थोड़ा सा, तो उस अच्छा वजह से ये आईएसओ का अच्छा कोर्स अच्छा अच्छा। अच्छा, यानी अभी आपका असल में ना ज्यादा चूंकि टाइमिंग स्टार्ट है नहीं फिर। जी है। अच्छा 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 अच्छा, सही। जी। तो मैंने यार आपको ना मैं मतलब एक अच्छा मशवरा देता हूँ कि आप ये एलएमएस के ऊपर हमारा कोर्स है ना, वो एक बिल्कुल फाउंडेशन लेवल का, हेल्थ एंड सेफ्टी लेवल 1 का, वो फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, ये इसी एलएमएस में पड़ा हुआ है, उसको ज्वाइन करें ठीक है। और उसको देखें। वहाँ से आप स्टार्ट लें, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हेल्थ एंड सेफ्टी के समझ आने शुरू होंगे। छोटा सा कोर्स है वो, आप मतलब उसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। अभी मैंने वैसे एक ही मुकम्मल किया उसमें, अभी दूसरा और तीसरा और चौथा मॉड्यूल उसमें तैयारी के मराइल में है। लेकिन ये है कि वो आपको बिल्कुल मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा हेल्थ एंड सेफ्टी क्या होती है, हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों ज़रूरी होती है, और हेल्थ एंड सेफ्टी में जो मेन मतलब है कि टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे हैज़र्ड है, रिस्क है, ये क्या होती है, इसमें क्या फ़र्क होता है, और जो हम रिस्क की असेसमेंट करते हैं, मतलब रिस्क को हम ये जानते हैं कि इसका लेवल क्या है, वो क्या चीज़ होती है, उसमें आपको इंशाल्लाह इसकी काफ़ी डिटेल पता चलेगी। वैसे मतलब मैं हैरान हूँ कि आपने आईएसओ की ट्रेनिंग अभी ले ली, तो चले अच्छा है, मतलब नॉलेज के लिए तो, सर्टिफिकेशन के लिए तो अच्छी बात है, आपको मतलब इस चीज़ का एक सर्टिफिकेट भी हो जाएगा और आपका नॉलेज भी बन जाएगा। लेकिन ये है कि आप इसको फिर मतलब है कि अगर इस नॉलेज को मतलब थोड़ा सीरियस होके गेन करेंगे ना, तो फिर आपको इसकी ग्रिप हो जाएगी। मतलब है कि फिर आपको इस तरह अटकना नहीं पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ों को, तो उसको ज़रूर सर आप। थोड़ा सा मैं जी, लीडरशिप शुरू करूँ मैं? हाँ हाँ, प्लीज़ प्लीज़। 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट बोलना है इंशाल्लाह। हाँ हाँ, बस बोलते जाओ यार, आप, आपके पास ठीक है। टाइम है, बोलो, आप हमें बस चलो समझाओ। शुरू कर। बस आप जब मैं ठीक मुतमईन हो गया ना, तो मैं आपको खुद ही कह दूंगा बस ठीक है भाई असद, आप आपको छुट्टी है ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम क्लोज नंबर 5 की बात करते हैं, लीडरशिप एंड कमिटमेंट के। अच्छा, इसके हम्म अंदर जो लीडरशिप होती है वो हमें पॉलिसी देते हैं, और हम्म जिसके अंदर सेहत और हिफाजत के मकसद वगैरह मतलब शामिल होते हैं। ठीक है। हम्म उसके बाद रूल, जिम्मेदारियां और अख्तियार, जिसे हम ड्यूटीज कहते हैं, हम्म। वो देती हैं। ठीक है। और हमें सेहत हिफाजत के निज़ाम से आगाही। और फिर गूगल गायब हो गया आगे से, हैं? ट्रांसलेशन की सर हुई है गूगल की उर्दू जरूरत ही नहीं पड़ती। में। सही है, चलो अच्छा है। और आगे चलो प्लान। बोलो बोलो बोलो, प्लीज प्लीज प्लीज, जारी रखो। ओके सर, आगे प्लानिंग की तरफ चले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ते जाओ, बस बोलते जाओ आप, तक। अब मैं नहीं आपको टोकूंगा, आप बस बोलते जाओ। ओके। अच्छा सर, क्लोज नंबर 6 है प्लानिंग। हम्म ठीक है। इसके अंदर खतरात की शिनाख्त करते हैं, हम्म जैसे कि रिस्क असेसमेंट वगैरह में भी। हम्म
और उसका उसके बाद उसका तजर्बा, मतलब उसका एक्सपीरियंस का, उसका हाल। हम्म। सर अल्फाज खत्म हो गए। अच्छा, चलो। चलो, कोई बात नहीं, चलो, मंसूबा कुछ ना करने। कुछ आपने बोला है। चलें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन ये है कि इसको इम्प्रूव करें, यू नीड इम्प्रूवमेंट, जी ठीक है ना। जी सर। आपको थोड़ा जी अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है, आपके अपने सर मैंने सर मैं बोलने में थोड़ा मसला आता है। नहीं, इसको देखो, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा ना आपको। अगर आपने आगे फ्यूचर में एक अच्छा स्पेशलिस्ट बनना है, एचएससी का एक्सपर्ट बनना है, एक लीडर की तरह आपने रोल प्ले करना है, अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना। मतलब फिर ये बोलने की जो झिझक है, इसको थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा आपको। क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, इशारों से तो आप काम नहीं करेंगे ना फैक्ट्री के अंदर। आपको जब किसी बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर आप जाएंगे, तो फिर आपको वहाँ पे मल्टीपल किस्म के मैनेजर्स होंगे, डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, लेटरबाजी करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जिसके लिए अभी से आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, अभी से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। आप ये ना सोचें कि मैं तो अभी जूनियर हूँ, तो मतलब है कि कब मैं, अब देखें गोरे जो होते हैं वो हमारी उम्रों में, जो हमारे बच्चे होते हैं ना 15-20 साल के, वो पीएचडीयां कर चुके होते हैं, मतलब दे हैव मोर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो आप जो है ना, अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। आप ये ना सोचें कि अभी मेरे पास बड़ा टाइम है, बड़ा कुछ कर लूंगा मैं, अभी मुझे नहीं कुछ करने की जरूरत। आपको करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। सो गुड लक, थैंक यू वेरी मच। अभी मेरा ख्याल है कोई रह तो नहीं गया ना हमारे पास, इंशाल्लाह। सर जी, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ अगर आप अलाउ करें। श्योर 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 श्योर, वाई नॉट, वाई नॉट, प्लीज प्लीज सर जरूर। एक्चुअली चूंकि हमारी फूड फैक्ट्री है और इसके जो प्रोडक्ट है उसमें एक तो बिस्किट है और दूसरी बबल है। तो हम्म। मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि ऑलमोस्ट 2 मंथ अगो हमें कस्टमर की तरफ से ये फीडबैक मिला था कि आपके जो बिस्किट हैं उसमें फंगस आ रही है। हम्म। कौन सी कंपनी है आपकी? लोटे कोल्सन। यस 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 यस। ये तो बड़े मशहूर किस्म के उसके तो केक्स वगैरह भी हैं मेरा ख्याल है ना, वो जी 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 सर, वही बिल्कुल, चाको चौको पाई में। केक बिल्कुल। यस 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 यस, बिल्कुल, तो हाँ। ये कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आई थी, फीडबैक आया था कि फंगस आ रही है। यस। तो अब चूंकि वो हमारा एक्सपोर्ट ऑर्डर था, हम्म। तो ऑब्वियसली फिर टॉप मैनेजमेंट का भी बड़ा हाई कंसर्न था। तो अब जब वो फिर सारा जितनी भी कंसाइनमेंट थी ऑलमोस्ट, शायद 2 बड़े कंटेनर थे, तो हम्म। वो फिर वापस आए। अच्छा। तो अब सब जो है वो बैठ के तो आइडेंटिफाई अब यही हो रहा था कि अब ये फंगस किस वजह से आई। यानी तो उस क्रिटिकल पॉइंट को आपने, जहाँ पे ये प्रोसेस हुआ, जहाँ पे ये फंगस वहाँ पे ऐड हुआ, फंगस का हैजर्ड, बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पॉइंट, जिसको हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कहते हैं ना, कि वहाँ पे जी जी आपको एक कंट्रोल, वहाँ पे उसका हैजर्ड एनालिसिस करना है, उस पॉइंट का जहाँ पे इसकी एडिशन हुई, और उसको वहाँ पे आपने कंट्रोल करना है, ठीक है ना। और देखें, अगर आप कंसाइनमेंट्स कैसे वापस लाने में कामयाब हुए, क्योंकि आपके पास ट्रेसिबिलिटी का एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद होगा, क्योंकि कंपनी है ना एक बाकायदा। आपके पास ऑलरेडी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट की है सर्टिफिकेशन आईएसओ की, या कोई लोकल मैनेजमेंट सिस्टम आपने अप्लाई किया हुआ है? किस तरह मैनेज करते हैं अपनी कंपनी में फूड सेफ्टी को? ये सर एक्चुअली FSSC 22,000 सर्टिफाइड है। अच्छा, वेरी ग्रेट, जबरदस्त, यानी ऑलरेडी जी आपके पास बिल्कुल इसकी सर। सर्टिफिकेशन है। तो इसका मतलब है फिर जी आप जी उसको सर। मेंटेन भी कर रहे होंगे, मतलब उसकी ऑडिटिंग वगैरह भी होती होगी, इंटरनल ऑडिटिंग जो है वो भी परफॉर्म करता होगा कोई ना कोई आपकी कंपनी में। बिल्कुल सर, हमारे डीएम क्वालिटी हैं, तो ठीक। वो क्वार्टरली करते हैं। इंटरनल ऑडिटिंग क्वार्टरली हमारे यहाँ पे होती है, और फिर अच्छा। एनुअली, जी जी एनुअली फिर इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन है और पंजाब फूड अथॉरिटी के भी होते हैं। हाँ, तो ये वो तो बस चले चलता ही आपके रहता है, हर इंटरनल है ना, दूसरे वो तो तीसरे आपके महीने कुछ ना हलाल। कुछ ऑडिट चलता ही रहता है। हाँ, वो तो हलाल तो वाले जो हैं पर वो। ये जो है ना वो। सही। अच्छा, एक और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, बेसिकली जो
पाकिस्तान की फूड अथॉरिटी है ना, हलाल सर्टिफिकेट वाले जो है, वो भी आईएसओ के मेंबर हैं, ठीक है ना। द ओनली मेंबर इन पाकिस्तान वो जो हलाल वाले हैं, कराची में इनका ऑफिस वगैरह है मेरा ख्याल, हेड ऑफिस। तो ये आईएसओ के मेंबर हैं। मतलब वो जो आईएसओ अब वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो कमेटीज बनाती हैं ना, मतलब है कि वो मेंबर्स उठाती हैं जो कि बहुत टॉप के मेंबर्स होते हैं हर कंट्री के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो हलाल वाले हैं, ये ओनली दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर है और ये आईएसओ के मेंबर हैं, ठीक है ना। तो इनकी जितनी भी सर्टिफिकेशंस होती हैं ना आईएसओ की, जो ये टेस्टिंग वगैरह करते हैं, इसमें आईएसओ का रंग नज़र आएगा आपको। रंग से मुराद ये है कि उनकी उनकी जो उनके बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं ना, उसकी आपको मतलब है कि एक अक्सरियत नज़र आएगी वहाँ पे इनके स्टैंडर्ड्स के अंदर। ऑलमोस्ट उससे मिलते जुलते स्टैंडर्ड ये डेवलप करते हैं और उसी के मुताबिक ये टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये आपको मेरा ख्याल है हो सकता है अगर पहले नॉलेज में था या नहीं, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि आईएसओ की जो फूड सेफ्टी की मैनेजमेंट की ऑडिट रिपोर्ट्स है ना, मेरा आपको ये मशवरा है कि आप उन रिपोर्ट्स को देखा करें, ठीक है ना। और अब इस ट्रेनिंग के बाद मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एक इंटरनल ऑडिटिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करें। बेशक आप उनसे रिक्वेस्ट करें, सर मैं विलिंग हूँ, मैं आपकी साथ मिल के, मतलब अगर कोई सीनियर आपका क्वालिटी जिस तरह डीएम आप बता रहे हैं वो ऑडिटिंग करते हैं, तो आप उनके साथ एज ए स्पोर्ट असिस्टेंट शामिल हो जाइए एक आध ऑडिट। जब आप प्रैक्टिकली वो चीज़ें करेंगे ना, तो ये जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं ना, ये आपको क्रिस्टल क्लियर होकर ऑन ग्राउंड नज़र आ जाएंगी सारी चीज़ें। फिर आपको पता चलेगा। अभी तो हम कल का जो प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं, उसमें मैं आपको कल परसों और उससे अगले दिन 3 दिन जो है ना, वो है ही हमारा ऑडिटिंग से रिलेटेड सारा स्ट्रक्चर। ऑडिट ऑडिट की जो है वो ऑडिटर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ऑडिट के फंक्शंस क्या होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, कैसे बनती है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारी ब्रीफिंग इंशाल्लाह अगले 3 दिन में आपको दी जाएगी। ये तो बेसिकली पार्ट था इन मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स की इस्टेब्लिश अंडरस्टैंडिंग आपको देना, ताकि आपको पता हो कि हर स्टैंडर्ड के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किस किस्म का है और उनकी क्लॉजेज सब क्लाजेज कौन सी हैं, किस क्लास की क्या रिक्वायरमेंट है। अब मेरा ख्याल है फेयर अनफ कि जो आज का फीडबैक है उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यू हैव लर्न समथिंग, मतलब आपने उन चीज़ों को सीरियसली अंडरस्टैंड किया है। सो थोड़ा सा असद थोड़ा सा पीछे हैं, बट ये कि इंशाल्लाह वो भी इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि अभी वो न्यू है इस फील्ड के अंदर। आप और समर जो है वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप दोनों ने। सो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अब अभी आपने कोई मज़ीद ऐड करना है पॉइंट, मिस्टर ताहिर आपकी तरफ से कोई है पॉइंट, और या कोई क्वेश्चन या कोई और कमेंट करना चाहते हैं आप, या अभी हम इसको क्लोज करें और फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। जी, एनीवन आउट ऑफ यू? ठीक है सर, इंशाल्लाह आज क्लिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। और हाँ, इंशाल्लाह इसको कल देखते हैं इंशाल्लाह। तो ये जो एलएमएस है इसका इस्तेमाल का तरीका भी आपने सिखाया है, ये तो नई दुनिया हमारे लिए खुल गई है। बहुत अच्छा किया आपने। नहीं नहीं, इससे आप बेनिफिट लें। देखें, ये आप लोगों के लिए ही बनाया है मैंने, और इसका आप फुल बेनिफिट लें। इसके अंदर आप मतलब तो और भी कोर्सेज हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि मतलब जस्ट वो उसकी कोई फी वगैरह नहीं है, वो जस्ट आपकी लर्निंग की इन्हेंसमेंट के लिए है। अभी असल में ना मैं इतना ज़्यादा स्टक होता हूँ, इतना बिजी होता हूँ कि मुझे बीच में टाइम बड़ा शार्ट मिलता है। अभी एक हमने सेफ्टी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा स्टार्ट किया हुआ है। अभी उसके साथ निपोश लेवल 6 का डिप्लोमा स्टार्ट हो गया। मेरा एक स्टूडेंट है सऊदीया से आया हुआ है। अच्छा, वो उसके साथ उसका एक दोस्त है, उन्होंने लेवल 6 में एडमिशन करवा लिया आईडी 1 में। तो वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि सर आप हमें तैयारी करवाएं। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम का बड़ा ही प्रॉब्लम होता है मैनेज करना। तो बहरहाल वो फिर मतलब है कि मेरे जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं फिर वो मैं उनसे मतलब रिफ्यूज़ नहीं कर पाता। मेरी आदत नहीं है, मैं मतलब है कि इन चीज़ों में बड़ा ओपन हूँ। मतलब है कि मैं कभी कोई वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता चीज़ों को। मैं कहता हूँ यार नॉलेज है, जितना फैले, जितना स्प्रेड हो, जितना लोगों को मिले उतना ही अच्छा है। तो फिर उनके लिए मैंने एलएमएस में वो कोर्स बना दिया है। अब उसके अंदर ही मैं उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दूंगा इंशाल्लाह कल से।
मतलब आपके इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद। तो आई रिमेन टू मच बिजी इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। आपको पता है अभी फ्राइडे को हमने वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तो वो भी अच्छी खासी हेक्टिक एक्टिविटी थी। उसकी प्रिपरेशन सारा मैनेज भी मैंने खुद ही किया। उस आपको पता है होस्ट ही मैंने की थी। आप में से किसी ने अटेंड की थी कॉन्फ्रेंस के नहीं? आप में सर से? मैं अटेंड की थी। अच्छा अच्छा। मैं की थी, खाली असद भी था उसमें। अच्छा ज़बरदस्त। वैसे उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, हमने रखी हुई है। अगर किसी ने अटेंड नहीं की, और उसमें बड़ी यूज़फुल किस्म की प्रेजेंटेशंस थी, जैसे फायर सेफ्टी से रिलेटेड, इसके अलावा लीड्स जो वाटर कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड थी। इसके अलावा मतलब आपके ये एमरजेंसी रिस्पांस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड, और सीवी और एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी थी। तो जो लोग इस तरह की मतलब है लीडर्स के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, उनकी लर्निंग से बेनिफिट लेते हैं, तो वही फिर आगे एक्सेल करते हैं, वही फिर आगे लीडर्स बनते हैं, ठीक है ना। वही फिर आगे दूसरे लोगों को ये मैसेज जो है ये कन्वे करते हैं, और अपना नॉलेज जो है लोगों को देते हैं, और वो बड़ी पोजीशंस के ऊपर आके बैठते हैं फिर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस। आपकी पार्टिसिपेशन से मैं मुतमईन हूँ, और बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट भी किया अपने आप को, और एक्सप्लेन भी किया टॉपिक्स को, और एक हेल्दी एक्टिविटी हो गई। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल हम जब मिलेंगे तो एक क्विज होगा आपका, ग्रेडेड क्विज है 10 मार्क्स का, ठीक है ना। ये जितने एलएमएस में क्विज अभी तक चल रहे हैं ये नॉन ग्रेडेड हैं, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए है। ये जित आप यूँ समझ लें कि जो आपने क्विज अटेंड किए हैं ना अभी तक, 6th मॉड्यूल तक, ठीक है ना, आज का छोड़ के, उसी में से 10 सिलेक्टेड MCQs होंगे, ठीक है। उन्हीं में से जो अभी तक आपने 6 मॉड्यूल्स के क्विजेस अटेंड किए हैं, उन्हीं में से 10 क्वेश्चंस होंगे MCQs, और उसके 10 मार्क्स हैं, ठीक है। और 10 मार्क्स आपको पता है ग्रेडेड फिर आपके लिए फ़र्क डालते हैं आपके ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर। 20 मार्क्स इसके थे, ये आज की डिस्कशन के। 10 उसके होंगे। फिर 30 मार्क्स में आपको एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी दूंगा, वो जो एंड पे जब हम ऑडिट कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें आपको दी जाएगी वो। उसके बाद फिर आपका एक रिटन एग्जाम होगा 40 मार्क्स का। इस तरह 100 मार्क्स में से मिनिमम 50 मार्क्स आपने कंप्लीट करने हैं इस सर्टिफिकेट को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। सो उसके लिए आप तैयारी कर लें। मैंने आपको हिंट दे दिया कि जो एलएमएस के अंदर जितने भी क्विजेज पड़े हुए हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, 4, 5, 6 तक, उन्हीं में से 10 क्वेश्चंस होंगे आपके लिए MCQs। उनके आपने, अगर तो आपने उनको एक दफ़ा अच्छी तरह रीड कर लिया या अटेम्प्ट किए ऑलरेडी, तो फिर आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी, आप 10 के 10 मार्क्स ले लेंगे। लेकिन अगर आपने रीड नहीं किया उनको तो फिर आपके लिए हो सकता है प्रॉब्लम हो। सो उसको तैयार कर लें। कल इंशाल्लाह ताला हम लाइव करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मैं आपके साथ जो है ना वो मतलब है कि आपको लिंक सेंड करूँगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे, आप आंसर करेंगे, और उसका टाइम होगा बाकायदा, ठीक है ना। उस टाइम के अंदर आपने उसको मुकम्मल करना होगा क्विज को, ठीक है। क्योंकि वो ग्रेडेड क्विज है इसलिए वो सुपरवाइज्ड क्विज होगा, वो नॉन सुपरवाइज्ड क्विज नहीं होगा, ठीक है। सो बी रेडी, एंड गुड लक फॉर टुमारो। टुडे वाज गुड, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।